नमस्कार दोस्तों आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के बारे में। तो दोस्तों अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का नो द टैक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइएगा दोस्तों हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस एक्ट को हम अपनी वीडियो में आगे एमएसएमई एक्ट 2006 के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम देखते हैं जानेंगे कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक्ट को क्यों लाना जरूरी है। तो दोस्तों इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लॉ आर मेड विद एन intention to check some bad intention or to promote a good practice। तो दोस्तों जो एक्ट लाए जाते हैं वो बैड प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए, ठीक है, और जो गुड प्रैक्टिस है उसको प्रमोट करने के लिए कोई भी कानून बना जाता है। तो यह एक्ट जो बना वो क्यों बना, किसके लिए बना, आप इस पिक्चर को देखकर अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि एक्ट क्यों बनाना जरूरी था। तो फाइट किस किस के बीच में है, ए लो प्रॉफिट मार्जिन ऑफ एसएमई वर्सेस हैप्पीली सैलरीड ऑफ कॉर्पोरेट बॉसेस। यानी कि जो बड़े बड़े घराने हैं उनका जो मार्जिन है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा होता है, और जो हमारी एसएमई है या एमएसएमई है उनका प्रॉफिट मार्जिन कम है। उन दोनों के बीच में जो फाइट है बिजनेस करने की, अपने आप को रिटेन करने की, ठीक है, उसको ध्यान में रख के ये एक्ट बनाया गया है। तो दोस्तों क्या है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमएसएमई का स्टेटस क्या है इंडिया के अंतर्गत आज के दिन, और एमएसएमई एक्ट 2006 के कुछ इंपोर्टेंट प्रोविजन को हम देखेंगे कि वो किस तरीके से एमएसएमई को सपोर्ट करते हैं। तो स्टेटस ऑफ एमएसएमई टुडे इन इंडिया, जो एमएसएमई जो मैं बात कर रहा हूं, एमएसएमई का मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो मैं देखें माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जैसे कि इस एक्ट के नाम में ही मेंशन था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मोर पॉपुलरली नोन एज ए एसएमई और एसएसआई। तो इसे एसएमई और एसएसआई के नाम से भी जाना जाता है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटिटीज विद लो और मीडियम इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट एंड टर्नओवर, यानी कि वो सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकती है कोई भी एंटिटी जिसे हम एमएसएमई कहें, और मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है। उसको किस हिसाब से हम उसको देखेंगे कि वो मीडियम है, माइक्रो है, स्मॉल है, वो उसकी हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो प्लांट एंड मशीनरी में उसने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसकी कैटेगरी है, आगे हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी हैं, कौन सी किसको हम माइक्रो बोलेंगे, किसको स्मॉल बोलेंगे, किसको मीडियम एंटरप्राइजेज के नाम से जानेंगे। तो गवर्नमेंट जो के कुछ प्रोग्राम्स हैं जैसे मुद्रा है, स्टार्टअप है, स्टैंड अप है, एंड गवर्नमेंट सब्सिडी सच एज ए पीएमईजीपी है, क्रेडिट जो ग्रांट सब्सिडी है, आर ऑल एम टू स्ट्रेंथिंग द एमएसएमई सेक्टर। यानी कि जो गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम्स हैं ये एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को लॉन्च करती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर आज की डेट में लगभग कितनी एमएसएमई है। लगभग 6.3 करोड़ एमएसएमई इंडिया के अंदर काम कर रही हैं, ठीक है। ये डाटा जो है नवंबर 2021 का है। अब द उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जो एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं वो 71.50 लाख एमएसएमई, लगभग 71.50 एमएसएमई आज के डेट में उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। और इंडिया की जो जीडीपी है उसमें एमएसएमई सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है लगभग 29% है, और जो ग्रोथ रेट है इंडिया की ईयर टू ईयर उसमें एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन 12% है। तो आप इन सब डाटा से समझ गए होंगे कि एमएसएमई का इंडिया के अंतर्गत कितना जाल बुना हुआ है, कितनी एमएसएमई रजिस्टर्ड है, और उसका इंडिया की जीडीपी में 29% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, और इसलिए गवर्नमेंट ने इस पर एक्ट लाना समझा, जो कि एमएसएमई एक्ट 2006 लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या है इसके बारे में, ठीक है। बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एमएसएमई टुडे क्या है, लॉन्गर क्रेडिट पीरियड,
यानी कि एमएसएमई को जो वो मटेरियल सेल करते हैं किसी भी बायर को, तो उसको जो है ना पैसे वापसी आते हैं वो ज्यादा लंबे समय के बाद आते हैं। लैक ऑफ एक्सेस टू फॉर्मुलेट बैंक फाइनेंस, बैंक से उसको उसे इतना जल्दी फाइनेंस नहीं मिल पाता। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द गवर्नमेंट इंसेंटिव, और जो एमएसएमई है उनको गवर्नमेंट क्या क्या इंसेंटिव दे रही है उनका उनकी कमी थी, वो किस तरीके से उनको उन इंसेंटिव का लाभ मिल पाए। अब लो अवेयरनेस कि जो इंडिया के अंदर जो एमएसएमई है, मोर देन 60% एमएसएमई डू नॉट नाउ दैट देयर एग्जिस्टेंस सच एन एक्ट, मैनी नो द एक्ट अबाउट आर नॉट रजिस्टर्ड। यानी कि इंडिया की जो टोटल एमएसएमई है उनका लगभग 60% एमएसएमई को तो यही नहीं पता कि उनके लिए कोई एक्ट भी है इंडिया के अंदर, और यदि उनको पता भी है तो वो रजिस्टर्ड नहीं है इंडिया में, मतलब उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन एज ए एमएसएमई एक्ट के तहत नहीं करवा रखा। दोज रजिस्टर्ड हैं वो अपने राइट्स के बारे में नहीं जानते, और मैनी नो द राइट्स बट दे डू नॉट क्लेम देम, वो उन राइट्स को अपना क्लेम नहीं करते यदि वो अपने राइट्स को जानते हैं तो। और मैनी क्लेम देयर राइट्स बट द बायर नाइदर मेक द पेमेंट ऑन टाइम नोर द पे एनी इंटरेस्ट, और यदि अपने राइट को जानते भी हैं तो जिसको उन्होंने माल बेचा है जिस भी सप्लायर ने, तो उसे पेमेंट मिलने में देरी हो जाती है और न ही वो उसे ब्याज के साथ पेमेंट करता। और जो टोटल नंबर ऑफ एमएसएमई है जैसे कि मैंने अभी देखा था 6.3 करोड़ इंडिया के अंदर एमएसएमई है, और जो एमएसएमई पोर्टल पर जो रजिस्टर्ड एमएसएमई है वो शायद 71.50 लाख रजिस्टर्ड है, तो लगभग 50% से कम एमएसएमई जो है पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। तो अब इम्पोर्टेंट प्रोविजन ऑफ एमएसएमई एक्ट के क्या है, कौन कौन से प्रोविजन है, क्या बेनिफिट है, क्यों ये एक्ट लाया गया, इसके ऑब्जेक्ट क्या है एमएसएमई ईडी एक्ट 2006 के। टू फैसिलिटेट प्रमोट डेवलपमेंट एंड एनहांस कॉम्पिटिटिव अमंग एसएमई, यानी कि एसएमई को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, उसको मार्केट में कॉम्पिटिटिव मार्केट में एस्टेब्लिश रहने के लिए इस एक्ट को लाया गया। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट है। सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है, टू रेगुलेट द क्रेडिट पीरियड एंड टू इम्प्रूव लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ एसएमई, यानी कि इस एक्ट का एक और जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि जो एमएसएमई है उसको पेमेंट देरी से न मिले, एक फिक्स टाइम के अंदर उसको पेमेंट मिल जाए, उसकी लिक्विडिटी इंप्रूव हो। और थर्ड जो ऑब्जेक्ट है, टू प्रोवाइड ए सिंगल लीगल फ्रेमवर्क फॉर क्विक रिजोल्यूशन डिस्प्यूट, यानी कि जो यदि किसी का डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम मिले, वो जहां पर जाके बता सके एमएसएमई कोई भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये बंदा मेरे को पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहा है, उसका रिजोल्यूशन जल्दी से जल्दी हो जाए। तो इन सबको ध्यान में रख के ये एक्ट लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम देखते हैं कि इस एक्ट में कुछ डेफिनेशन दी गई है जिनको हमें जरूरत पड़ेगी इस एक्ट को समझने के लिए, इस वीडियो में या हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायर कौन है। इस एक्ट में बायर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन डी के अंतर्गत। बायर मीन्स हु बाय एनी गुड्स और रिसीव एनी सर्विस फ्रॉम ए सप्लायर फॉर कंसीडरेशन, यानी कि वह व्यक्ति बायर है जो अपने सप्लायर से किसी कंसीडरेशन पर कोई गुड्स और सर्विस खरीदता है, परचेज करता है, बाई करता है। और सप्लायर कौन है, सेक्शन 2 के सबसेक्शन एन में सप्लायर को डिफाइन किया गया है। सप्लायर मीन्स ए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज, यानी कि इसमें सप्लायर की जो डेफिनेशन है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज है सप्लायर के डेफिनेशन में, ठीक है। विच हैज फाइल्ड ए मेमोरेंडम विद द अथॉरिटी रेफर टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8, जिसने 8 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत कोई मेमोरेंडम फाइल किया है किस अथॉरिटी के पास, जो सेक्शन 8 में अथॉरिटी को बताया गया कौन, ठीक है। इंक्लूड्स, यानी कि ये भी इंक्लूड्स हैं जो नीचे दे गए हैं। द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, चाहे वो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ स्टेट और द यूनियन टेरिटरी बाय वेदर नेम कॉल्ड बीइंग ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 1956 और आज की डेट में 2013 जो कंपनी एक्ट है। एनी कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी और ट्रस्ट और ए बॉडी ऑफ बॉडी बाय वेदर नेम कॉल्ड, हो किसी भी नाम से जाना जाए, रजिस्टर्ड और constituted under any law for the time being in force and engaged in selling goods providing by micro or small enterprises and rendering service which are provided
बाय सच एंटरप्राइजेज, यानी कि कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है, ट्रस्ट भी हो सकती है, जो किसी भी नाम से जाना जाए, चाहे वो रजिस्टर्ड हो इंडिया के अंदर किसी भी कानून के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड हो, और वो गुड्स की सप्लाइंग में, सेलिंग में का काम करते हो या कोई सर्विस का काम करते हो, तो उसे भी सप्लायर माना जाएगा। इनकी सप्लायर की जो मेन डेफिनेशन थी कि सेक्शन 8 सब सेक्शन 8 के तहत वो रजिस्टर्ड हो, उसे हम सप्लायर मानेंगे। इसमें भी इंक्लूड है कि ये जो 3 हैं ये भी सप्लायर हो सकते हैं, जिसकी अभी हमने बात की। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम के बारे में। ठीक है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम जो अभी हम पहले कह रहे थे, जिसके एक्ट में लिखा गया माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट, जो इसके बारे में बताया गया है, इसकी डेफिनेशन या क्लासिफिकेशन सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में दी गई है। वो क्या कहता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, माइक्रो कौन होगा, जिसकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होगी, और एंड वर्ड है यहाँ पर, ठीक है, एंड टर्नओवर ₹5 करोड़, यानी कि यदि किसी की प्लांट एंड मशीनरी में या फिर इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ रुपए से कम हो, और उसका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए से कम है, तो उसे हम जो कहेंगे, उसका नाम देंगे हम उसे माइक्रो के नाम से, उसे माइक्रो के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद है स्मॉल एंटरप्राइजेज। स्मॉल किसे कहेंगे, जिसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 करोड़ रुपए से कम है, किसमें, प्लांट एंड मशीनरी के अंतर्गत या इक्विपमेंट के अंतर्गत, और उसका जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ रुपए से कम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्मॉल एंटरप्राइजेज। इसमें भी एंड लिखा हुआ है, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, तो उसे हम स्मॉल एंटरप्राइजेज के नाम से जानेंगे। उसके बाद है मीडियम एंटरप्राइजेज। अब जो मीडियम एंटरप्राइजेज है उसे हम कब कहेंगे किसी भी एंटरप्राइज को मीडियम, यदि उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ से कम है, यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ से कम है, लेकिन उसका जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ रुपए से कम है, तो उसे हम मीडियम एंटरप्राइजेज कहेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन कुछ और थी, लेकिन पीछे गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी की जो कि 26 जुलाई 2020 को जारी की थी। इस नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने ये माइक्रो की डेफिनेशन और जो है स्मॉल की डेफिनेशन और मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन चेंज कर दिया। अब इसकी जो डेफिनेशन है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी टर्नओवर बेस हो गई है। पहले इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के हिसाब से इसकी जो डेफिनेशन होती थी, और ये डेफिनेशन मैन्युफैक्चरर के लिए भी सेम डेफिनेशन है और सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी सेम डेफिनेशन है। तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट को कैसे जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी किस तरीके से है, वो जो हम आईटीआर फाइल करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के लिए, उसमें हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट डब्ल्यूडीवी हमारी एसेट्स क्या है। यदि कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम आईटीआर फाइल करता है तो उसकी सेल्फ डिक्लेरेशन को हम इन्वेस्टमेंट मान लेंगे इन प्लांट एंड मशीनरी, और उसके हिसाब से हम उसको माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम की डेफिनेशन के में कवर करेंगे। तो ये तो थी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, किस तरीके से हम किसी भी एंटिटी को क्लासिफाई कर पाएंगे कि वो मीडियम एंटिटी है, माइक्रो है या स्मॉल है या फिर मीडियम है। तो आगे देखते हैं क्या है। अब सेक्शन 8 के बारे में कहां पर बताया था, सप्लायर के बारे में, कि सप्लायर कौन है। सप्लायर वह व्यक्ति है जो इस सेक्शन के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर करता है। अब ये सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन कहता है कि एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, हु इंटेंड टू एस्टेब्लिश, वह अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता है, किसके लिए, ए माइक्रो इंडस्ट्री के लिए, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज में एट हिज डिस्क्रेशन, यानी कि अपनी मर्जी से वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के रूप में आपको रजिस्टर करना चाहता है, या फिर एक मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए वह अपने आप को रजिस्टर करना चाहता है, किस चीज के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग ऑफ सर्विस में हिज डिस्क्रिप्शन, यानी कि कोई उसकी मीडियम एंटरप्राइजेज है और वो एंगेज्ड है सर्विस प्रोवाइड करने में, उसको भी वो अपनी मर्जी से रजिस्टर्ड करना चाहता है, या फिर किसी मीडियम एंटरप्राइजेज को जो कि एंगेज्ड है इन द क्या करने में, मैन्युफैक्चरिंग, ये है मैन्युफैक्चर, और ऊपर जो अभी हमने देखा था वो थी सर्विस प्रोवाइडर, यदि कोई सर्विस
प्रोवाइडर है वो अपने आप को रजिस्टर करना चाहता है तो वो कर सकता है। उसके लिए वो क्या करेगा, सेल फाइल करेगा ए मेमोरेंडम ऑफ माइक्रो स्मॉल और एज द केस में बी, यानी कि माइक्रो के लिए, स्मॉल के लिए या मीडियम के लिए वो अपना एक मेमोरेंडम फाइल करेगा। किसके सामने फाइल करेगा, विद सच अथॉरिटी, अथॉरिटी के पास स्पेसिफाइड द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई अथॉरिटी स्पेसिफाइड हो सकती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कौन से सेक्शन में, स्टेट गवर्नमेंट सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 8 में स्पेसिफाइड करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 8 में उन्होंने ऑफिसर को स्पेसिफाइड कर रखा है कि वो इस ऑफिसर के पास अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए मीडियम, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो अब वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब बात आती है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कहाँ होगा, कहाँ एप्लीकेशन फाइल करेंगे, किस पोर्टल पर जाकर एप्लीकेशन फाइल करेंगे। पहले जो उद्योग रजिस्ट्रेशन होता था, जो कि सितंबर 2000 किससे 2015 से एप्लीकेबल था, उद्योग रजिस्ट्रेशन, ठीक है। लेकिन अब उस उद्योग रजिस्ट्रेशन का नाम बदलकर उद्यम रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है, जो कि 1/7/2022 से एप्लीकेबल है। इसका जो पुराना नाम है वो उद्योग रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। ये जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन फाइल किया जाएगा, इसके लिए रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, और यूजर फ्रेंडली है, आप इजीली इसको फाइल कर सकते हैं। इसे उद्यम जो है कैन बी फाइल ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। जो उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेल्फ डिक्लेरेशन के हिसाब से इसे फाइल कर सकते हैं। नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, नो फाइलिंग फीस, और फाइल मोर देन 1 उद्यम रजिस्ट्रेशन विद सेम आधार रजिस्ट्रेशन, यानी कि यदि हमारा एक आधार है तो उस पर हम एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। उसके बाद जो उद्यम है ये 11 डिजिट का उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है। इसका एग्जांपल हमने लिखा, उद्यम UDYAM, HR स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे 2 डिजिट, फिर नेक्स्ट 2 डिजिट उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, और बाद के जो 7 डिजिट हैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। किस पोर्टल पर जाके हमें इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये पोर्टल है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिस पर जाकर हम अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पर यदि हम क्लिक करेंगे तो हम गवर्नमेंट के वेब पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। तो जैसे कि मैंने अभी इस पर क्लिक किया कंट्रोल दबाकर, हमने इस पर हाइपरलिंक लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन का गवर्नमेंट का पोर्टल ओपन हो गया है। हम इस पोर्टल पर जाकर यहाँ पर क्लिक करके, जहाँ पर मेरा कर्सर है, फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज ए MSME, तो इस पर क्लिक करके हम इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए ये सैंपल है कि क्या क्या स्टेप हमें, क्या क्या कदम हम उठाएं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, कौन कौन से स्टेप हैं, क्या प्रोसेस है। सबसे पहले जब वहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये विंडो हमारे सामने ओपन होगी, जिसमें हमें अपना आधार नंबर लिखेंगे, नेम लिखेंगे और OTP से वेरीफाई करेंगे। उसके बाद हमें इस एप्लीकेशन में अपना पैन नंबर मेंशन करना होगा, और यदि हम ITR फाइल करते हैं तो यस करेंगे कौन सा ITR फॉर्म हमने फाइल किया है, और GST नंबर हमारे पास है या नहीं है। उसके बाद हम प्रोसीड्स कर देंगे। यदि हमारा पैन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो इस तरीके का हमारे पास मैसेज आएगा कि दिस पैन इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन हैज ऑलरेडी डन थ्रू दिस पैन। तो हम इस पर ओके करके आगे प्रोसीड्स कर देंगे, पैन की वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपनी फर्म का नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हम डाल देंगे। एक कैटेगरी जो है वो पिकअप करेगा, हम जर्नल में हैं, जेंडर लिखेंगे, या फिर कोई स्पेसिफिक जो हमारी डिसेबिलिटी है तो उसके बारे में हम यस या नो करेंगे। उद्यम का नाम लिखेंगे कि हमारा जो फर्म है उसका नाम क्या है। उसके बाद हम एड्रेस मेंशन करेंगे। ये जो भी फॉर्म है इसको हम इजीली रीडेबल है और इसको हम आसानी से भर सकते हैं, किसी भी टेक्निकल पर्सन की हमें इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम अपनी एक्टिविटी मेंशन करेंगे कि हम सर्विस प्रोवाइडर है या फिर मैन्युफैक्चरर हैं। इसमें हमारे जो है कोड आएंगे, NIC 2 डिजिट का कोड, 4 डिजिट का कोड और 5 डिजिट का कोड। ये कोड मेंशन करने कंपलसरी है, ये हमें पिक करने, सिलेक्ट करने हैं, यहाँ पर लिखना नहीं है। तो ये कोड ऑटोमेटिक पोर्टल आपको बता देगा। फिर हम नंबर ऑफ पर्सन की, कितने पर्सन हमारे पास काम कर रहे हैं, पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, या फिर अदर कितने टोटल पर्सन आ जाएंगे। जो ये पोस्ट
पिक करेगा ये आपके ने जो यदि ITR फाइल कर रखा है तो उस ITR फॉर्म के अंदर जो WDV आपने मेंशन की हुई है वो वहां से पिक करेगा। फिर टर्नओवर ये मेंशन हमें करना है कितना हमारा टर्नओवर है इस ईयर का। उसके बाद हमें ये हम सबमिट करेंगे OTP के साथ। हम इसको सबमिट करेंगे, OTP आएगा हमारे मोबाइल नंबर पर, हम उसका जो कोड है वो मेंशन कर देंगे और इसे फाइनल सबमिट कर देंगे। उसके बाद एक इस तरीके का मैसेज हमारे पास आएगा कि थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑफ MSME, your reference number so and so, on verification and completion of registration process, your Udyam registration certificate will be issued. This may take a few days, यानी कि ये कुछ दिन लगाएगा, 2 दिन 4 दिन, जिसके बाद हम पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये था रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस कि हम किस तरीके से पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थैंक यू। इसकी बाद की जो भी हमारी वीडियो है, जैसे कि सेक्शन 15 से लेकर 15 से आगे जितने भी सेक्शन हैं कि हमें कितने दिन में सप्लायर को पेमेंट सप्लायर हमें पेमेंट करेगा, यदि वो पेमेंट नहीं करता तो उस केस में क्या होगा, हम कहाँ पर जा सकते हैं। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें MSME समाधान के बारे में बातचीत करेंगे कि MSME समाधान पोर्टल क्या है उसके बारे में। और उसके बाद हम गवर्नमेंट कौन कौन सी ग्रांट इंसेंटिव प्रोवाइड करवाती है MSME को, हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों ये सभी वीडियो जानने के लिए और देखने के लिए प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।